नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। हमारे समाज में अगर कोई पुत्र अपने पिता या दादा के द्वारा बनाई गई संपत्ति को अपना खर्चा चलाने के लिए बेचता है तो उसे नालायक बेटे का दर्जा दिया जाता है, या वह अपने बाप या दादाओं के द्वारा बनाई गई संपत्ति को गिरवी भी रखता है तो भी हम उसको एक अच्छा बेटा नहीं मानते हैं। और फिर यह सरकार क्या कर रही है? यह सरकार तो ढोल नगाड़े बजा करके बाकायदा एक प्रोग्राम बना करके देश की सारी संपत्ति को बेचने पर उतारी है, और वो भी कौड़ियों के दाम पर। जो भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, आज उस देश की संपत्ति को अपने कुछ चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता में बैठी हुई भाजपा सरकार उस संपत्ति को बेच रही है। छुप करके बेचना तो अब तक चल रहा था, लेकिन अब तो बाकायदा उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, या यूं कहिए कि बना दिया गया है और कंपनियों को बिकने की कतार में लगा दिया गया है। और उस पर यह भी कह रहे हैं कि ये सेल नहीं है, हम तो इसको किराए पर दे रहे हैं, जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। कोई एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाते हैं, या रेलवे 99 ईयर्स की लीज पर दी जाती है। बेवकूफ किसको बनाना चाहते हैं आप? आपने सारे के सारे देश को बेच दिया है, और कहते क्या थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा कह करके आपने सारे के सारे देश को बेच दिया है, और भारत की जनता के हाथ में आज कटोरा आ गया है। इसी को कहते थे कि आप विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसा होता है विश्वगुरु बनाना? सारे के सारे देश का आपने पैसा बना करके और अपने पूंजीपति दोस्तों को दे देना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या ये सोचते हैं कि जनता की समझ में कुछ नहीं आता है? जनता सब जानती है, क्योंकि आप अपने मित्रों को संपत्ति बेचते हैं और वो बदले में आपके पार्टी के फंड में चंदा देते हैं। 2014 में के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कोष में जितना चंदा आया है उतना किसी भी पार्टी के कोष में नहीं आया, या इससे पहले की सरकारों ने के कोष में भी नहीं आया। आप यह भी कह सकते हैं कि पुरानी सरकारें भी ऐसा ही करती थी, लेकिन इस तरह से इतना संपत्ति को बेच देना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आपका जो एक दिन का पार्टी फंड है वह लगभग 10 करोड़ रुपए है, यानी कि 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों विश्वगुरु बनने की बातें कह रही थी? हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तो वह विश्व की रिचेस्ट पार्टी बन जाए। ऐसा क्या हुआ कि भारत के अंदर जनता तो गरीब पर गरीब होती जा रही है, लेकिन कुछ पूंजीपति दोस्त जो हैं वो अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं, और देश की सारी संपत्ति जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो कुल 10 ऐसे उद्योगपति मिलेंगे जिनको ये सारी की सारी संपत्ति बेची जा रही है। देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। यह देश आज़ाद हुआ था तब इसके लिए हम सभी ने कुर्बानियाँ दी थी, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। बड़ी ही मुश्किल से हम लोगों ने ये आज़ादी पाई। उसके बाद में हमने जो देश कभी सुई भी नहीं बनाता था, वह देश आज इतने तरक्की कर गया कि वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने चल गए, और आपने उन सब पर पानी फेर देना है। आपने उन सब को बेचने की लाइन में लगा दिया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, जो भी चीज़ हो, और आप उसमें निजीकरण के फायदे भी गिनाते हैं। निजीकरण का फायदा होता है कहीं? अरे निजी कंपनियां तो हमेशा अपने लाभ के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट से जुड़ी होती हैं। अगर निजीकरण के फायदे होते तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा अस्पताल था जो कोरोना के समय में जब जनता मर रही थी तब वो फ्री में गरीब जनता को सेवाएं दे रहा था। आप कहते हैं कि अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सुविधाएं सिर्फ उनको मिलेंगी जिनकी जेब में पैसा होगा। जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको सुविधाएं मिलेंगी नहीं, अपितु उनके पास जो थोड़ी बहुत सुविधाएं भी होंगी वो छीन ली जाएंगी। ये होते हैं निजीकरण के फायदे। रेल जो गरीब की सवारी होती थी आज वह भी महंगी हो चुकी है। आखिर आपको इतना पैसा चाहिए क्यों?
आपको इतना सारा पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि भारत एक गरीब देश है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 543 सांसद में से कम 477 जो सांसद हैं वो अरबपति या करोड़पति हैं। यानी कि जो गरीब आदमी है वो ना तो यहाँ पर कभी सांसद बन सकता है, ना वो विधायक ही बन सकता है, क्योंकि सब चीजों के लिए मनी चाहिए। और मनी किसके पास होगी? भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास कोई पैसा अब रहने वाला नहीं है और गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। खैर वो बेचारा पहले भी नहीं लड़ सकता था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में ही होती है, चाहे उन पर कितने ही आपराधिक मुकदमे क्यों ना लगे हुए हों। और 543 सांसद में से 277 सांसद तो ऐसे हैं जिन पर इतने गंभीर मुकदमे हैं कि अगर उनको सजा मिलने लगे तो कम से कम 7 साल वो जेल के अंदर रहेंगे और कुछ तो उम्र कैद की उनको सजा हो जाएगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सत्ता में जो बैठे हैं जो चाहे हो सकता है। और आप उनको जनता जनार्दन ही चुन करके भेजती है। कमाल तो यह भी है ना, क्योंकि जनता जो है इसमें सारी जो गलती है वो सरकारों की नहीं है, जनता भी तो गलती करती है, जनता भी तो लोभ में आ जाती है। वो जो क्षणिक लोभ होता है ना वो आपके लिए जानलेवा साबित होता है। और इसीलिए आप जनता के लिए कभी भी कोई सरकार अच्छे अस्पताल बनाने के बारे में नहीं सोच रही है। क्यों नहीं सोच रही है? क्योंकि ये तो कीड़े मकोड़े हैं, मरने दीजिए इनको, क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और या बन चुके हैं, उनके अंदर किसका इलाज होता है? सब अमीर आदमियों का इलाज होता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी किसका इंश्योरेंस करती है? अमीर आदमी का कि गरीब आदमी का? अमीर आदमी का। गरीब की जान की तो कोई कीमत ही नहीं होती है। गरीब तो इस देश के अंदर कोरोना के समय में जब एकदम से बंद शटर डाउन कर दिया गया था इस पूरे देश का ही, जिसको आपने लॉकडाउन का नाम दिया था, उस समय जनता तो पैदल चलने को मजबूर थी। वो पैदल चलते चलते भूखे प्यासे मर गए थे। जनता वह दिन भूली नहीं है। और अगर हम यह कहें कि यह हम कहीं दोबारा से गुलाम होने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेज भी क्या करते थे? अंग्रेज भी हमारे जो देश की संपत्ति है उसको औने पौने दाम में बेचते थे और पैसा जो है वो विदेशों को भेज देते थे। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही करते हैं। आप भी देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम बेचते हैं और आपके पूंजीपति दोस्त उसको खरीद लेते हैं। खरीद करके और खरीदने के लिए भी आप भारत सरकार से लोन दिला देते हैं और फिर वो सारा का सारा जो पैसा है वो विदेशों में चला जाता है। वो जो कंपनियां हैं वो खुद को दिवालिया घोषित कर देती हैं। दिवालिया घोषित करने पर जो लोन होता है वो नहीं चुकाया जाता है और आप उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि आप उसको माफ कर देते हैं। जनता की मेहनत की कमाई आज विदेशों में जा रही है। भारत कंगाल होता जा रहा है। वह दिन अब दूर नहीं है कि चाहे आपके पास डिग्री कोई सी भी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, कितनी भी छोटी डिग्री हो, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी जिसके हाथ में पैसा होगा। आप नए नए लेबर लॉ भी लेकर के आ रहे हैं। किसके लिए लेकर के आ रहे हैं? अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए, ताकि 12-12 घंटे मजदूर काम करेगा। उसको तो सुविधा की जरूरत है ही नहीं, उसको तो आराम की जरूरत है ही नहीं। आपका ही तो होता है लंच टाइम 1 से 4 तक, आपको तो 3 घंटे का लंच चाहिए। उसको तो लंच भी नहीं चाहिए। वो तो रात दिन काम करेगा, मर जाएगा। उसके बाद में आप उसके बेटे को नौकरी पर लगा लेंगे, उसको भी आप उतनी तनख्वाह दे देंगे। यहाँ पर शायद भारत ये ऐसा पहला देश होगा जिसके अंदर महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन लोगों की आमदनी घट रही है। लोगों की आमदनी घट रही है, उनकी मजदूरी घट रही है। आप आज सारे देश को अडानी और अंबानी का मजदूर बना देना चाहते हैं। और जब ये सब लोग मजदूर हो जाएंगे, इनके पास सोचने की ताकत नहीं रहेगी। ये सिर्फ इतना ही सोच पाएंगे कि बस हमें 2 जून की रोटी कमानी है। देश में दोबारा से वही हालात हैं जो पहले होते थे। अंग्रेज भी हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते थे, आप भी हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं। जहां पर भी आपको भाजपा की सरकारें दिखाई देंगी वहां पर आपको हिंदू मुस्लिम दिखाई देगा। और लड़ाने के बाद में ये लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। वो
गोरे अंग्रेज थे, आप काले अंग्रेज हैं। वो लोग अंग्रेजी बोलते थे, आप शुद्ध हिंदी बोलते हो। आपको तो पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम लोग तो आपको अपना समझ बैठे थे, लेकिन आप अपने नहीं हैं। आप तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पहले देश की सरकारें कानून बनाती थी कि लॉ लाया करती थी कि देश की तरक्की कैसे हो, इन 5 सालों में हमें किस साल क्या बनाना है। लेकिन शर्म आती है यह सोच करके भी कि आज की सरकार यह बना रही है कि हमें 2021 में क्या बेचना है, हमें कितनी आमदनी करनी है, 2022 में कितनी, 23 में कितनी, 24 में कितनी, वो बेचने के लिए लॉ बना करके ला रहे हैं। क्या होगा ऐसे देश का? शायद भारत अब ऐसा पहला देश होगा जिसके अंदर नीतियां देश को बेचने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि देश को बनाने के लिए। अरे आपसे अच्छी तो सभी पार्टियां थी, लेकिन आपसे ज्यादा बुरा हमने तो नहीं देखा। जनता को देशभक्ति का लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। रोजगार के नाम पर उसे आत्मनिर्भर का गाना सुनाया जा रहा है। हम लोग आत्मनिर्भर के गाने दिन रात सुनते रहते हैं, और देश में सब्सिडी लेना आज देशद्रोह हो गया है। और अगर आप महंगाई के खिलाफ बोले तो आपसे बड़ा देशद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करने लगे तो आप पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, तालिबानी, ना जाने आप क्या क्या हो सकते हैं। इस देश में अब अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। आपको नहीं पता कि आज ये शालिनी जो आज आपके सामने बोल रही है, हो सकता है कल इस पर भी एक्शन हो जाए। ऐसा इस देश के अंदर खूब चल रहा है। लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। हमारा जो लोकतंत्र है वो कहा जाता है कि खतरे में है, खतरे में नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। कहते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहाँ की कानून व्यवस्था? पहले आपने कभी सुना था कि रेलें लूट रही थी? आज ही का आप पेपर खोल करके देखेंगे तो वहाँ पर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भी लूट जाती है। वो भी इस तरह से जैसे आज से 20 साल पहले लूटा करती थी। ये है देश की कानून व्यवस्था। 15 लाख देने वाली सरकार आज हमें सिर्फ 5 किलो गेहूं देने को ही बड़ी बातें बता रही है। किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, और किसान के गन्ने की कीमत पर सिर्फ 5 रुपए बढ़ाए जाते हैं, और 5 रुपए का गुणगान ऐसे किया जाता है, ना जाने उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। अरे 5 रुपए में तो आज एक बच्चे को उसको खाने का सामान भी नहीं मिलता है। महंगाई इतनी कि आप सोच नहीं सकते हैं। गर्मी में आदमी बिना पंखे के रहना पसंद करता है, क्योंकि बिजली के दाम चुकाने के पैसे नहीं हैं। ऐसा हाल हो गया है मेरे भारत का, और खास करके इस उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गंगा एक्सप्रेसवे को ही गिरवी रख दिया है, और पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने 5100 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। वाह भाई, आप तो बिल्कुल मोदी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। फिर तो ठीक ही, आप भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। वैसे भी आप नफरत भरे खूब भाषण देते हैं, और आप तो हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो हर जगह जहां भी इस्लामिक नाम हो उनको बदला जा रहा है। यहाँ पे तो काम करने की जरूरत बिल्कुल भी है ही नहीं। यहाँ पर तो जो भी करना है बस नाम बदलते रहिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहिए, जनता को बहकाए जाइए और सत्ता को प्राप्त करते रहिए। विपक्ष का क्या है? विपक्ष भी आज बेबस हो चुका है, क्योंकि सारे की सारी जो पूंजी है वो तो आपके पूंजीपति जो दोस्त हैं वो आपके खजाने में डाल देंगे। और आपको क्या करना है? आपको तो पैसे की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि सारा का सारा मीडिया भी तो खरीदना होता है, सारे के सारे विधायक भी तो खरीदने होते हैं। चाहे जनता ने फैसला कुछ भी दिया हो, सरकार आपकी बनेगी। चाहे जिला पंचायत सदस्य आपके 2 जीत करके आए हों, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष तो आपका ही बनेगा। ये सब किस चीज से होता है? ये सब पैसे से किया जाता है।
और वो पैसा तो आपसे ज्यादा आज के समय में किसी के पास है ही नहीं। और अगर विपक्ष बोलने लगे तो उसको यह कह दो कि ये तो देशद्रोही हैं, और अगर वो चुप रहे तो उसे यह कह दो कि विपक्ष तो कुछ करता ही नहीं है। नहीं, बस विपक्ष का काम तो आपको ही करना आता है, क्योंकि सत्ता के समय में भी आप विपक्ष का रोल अदा करते हैं। सवाल कोई पूछे तो विपक्ष से पूछे। अरे जो सत्ता में बैठे हैं सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम सवाल पूछते रहेंगे। आप कितना भी असल मुद्दों से भागिए, हमें हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाइए, लेकिन हम असल मुद्दों की बात करेंगे। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे, हम परिवहन पे बात करेंगे। लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना है। आप तो चाहते हैं कि हम जनता सिर्फ आपकी भीख पर निर्भर रहे। आप हमें 5-5 किलो गेहूं देते रहें और हम आपका गुणगान करते रहें। ऐसा नहीं। और वो जो गेहूं आपने दिया ना, वो भी सड़ा हुआ गेहूं था। उसकी रोटियां आप ही खा लीजिएगा। वैसे भी आप लोग आजकल फूलते जा रहे हैं। योगी जी भी जब आए थे तो पतले से थे, लेकिन अब तो उनका भी ना जो पेट है वो उनके कुर्ते से साफ दिखाई देता है कि ये कितने मोटे हो चुके हैं। खा खा करके मोटे हुए जा रहे हैं। अरे मोटे लोगों को हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए कम खाइए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जनता को कम नोचिए। ये जो जनता है ये गद्दी पर चढ़ा भी देती है और पाताल लोक में उतार भी देती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो सपने देख रहे हैं कि हम तो 50 साल तक राज करेंगे। अरे हम तो बस अमर हैं। अमर यहाँ पर कोई नहीं है। सभी को एक ना एक दिन ये भूमि छोड़ करके जाना है। याद रखिए कि बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। जब वो लोग नहीं रहे तो आपका क्या होगा। कम से कम ईश्वर से डरकर ही इस देश को मत बेचिए। ये हमारी भारत माता है। सिर्फ जयकारे लगाने से कुछ नहीं होता है। असली भारत माता के सुपुत्र बनिए। जब आप भारत माता के सुपुत्र बनेंगे तो आप अपने देश की इतनी सी भी संपत्ति को बेचेंगे नहीं। आप अपने खर्चों पर लगाम लगाएंगे। आप अपने खर्चों पर लगाम लगा करके तब वो सब्सिडी जनता को देंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो सांसदों के वेतन बढ़ाए जाते हैं, विधायकों के वेतन बढ़ाए जाते हैं और जनता पर टैक्स बढ़ाया जाता है। यही तो अंग्रेज करते थे। जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं रह पाए, हम सब लोगों ने एक होकर के उन अंग्रेजों को भगा दिया था। तो आप क्या चीज हैं? आप भी बहुत जल्दी ही भागते नजर आएंगे। पैसे की तूती भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती है। ईश्वर हमें इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा जरूर दिला लेगा। धन्यवाद।